अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना जी जेका वबा आहे, कोरोना जी जेका टीं लहर आहे, इंतहाई ख़तरनाक आहे। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नवाज़ अली साहब, जेको स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट आहे, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सां आहे। फौजिया साहिबा, ये बताएं कि कोरोना की जो लहर है और ये तीसरी लहर है कोरोना की, गुज़श्ता जो लहर थी उसमें हुकूमत ने इक़्तिदाम लिए, SOPs का ऐलान किया गया, लेकिन इतना ख़तरनाक साबित नहीं हुआ। लेकिन इस लहर को बहुत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत इस लहर को टैकल कर पाएगी? इंशाअल्लाह हर मुश्किल के बाद अल्लाह मियां ने हमेशा उसका हल दिया है और ये भी होगा। पिछले जो 2 हफ्ते फैसले हुए हैं हमारे असद उमर साहब ने जो किए हैं MCOC वालों ने, तो ये बड़े सख्त फैसले उनको करने पड़े। वो सिर्फ इसलिए करने पड़े कि ये वबा जो है बहुत तेजी से फैल रही है। अस्पताल जो है वो पूरे के पूरे भर गए हैं पेशेंट से, मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। मकसद ये नहीं है कि हम खौफ दिलाएं, बल्कि मकसद ये था कि हकीकत को बयान किया जाए और लोगों को आगाही की जाए कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किए जाए। अब वक्त है कि हमें अपना लीडरशिप दिखाने का वक्त आ गया है। इस वबा को कंट्रोल करना है ताकि रोजगार बंद ना हो, और हमें इस काम के लिए मरकजी, सूबाई और इलाकाई सतह पर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा मैं अपोजिशन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अवाम की दफा में किरदार अदा करें और महज जो वो क्रिटिकल बने हुए हुकूमत के वो उसको जरा पीछे रखकर मुल्क के मफाद में काम करें। 2 हफ्ते जो पाबंदियां आयद की गई थी वो खुशी से नहीं की गई थी। सूरह हाल जो जिस तरह गामजन हो रही है वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है और खतरनाक है। ये जो वबा है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं फैल रहा है, और ये जो 3rd वेव जो आया है आप सबको पता है। साइंसी तौर पे अगर हम उसका तजिया लें तो ये पता चलता है कि UK का जो ये स्ट्रैंड है ये बहुत खतरनाक है। भारत हमारे ये जो पूरे ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखें, खाली पाकिस्तान में ही नहीं वबा फैल रही है, बांग्लादेश में देखें तो वहाँ भी 4% तेजी से फैल चुकी है। और पहले भारत में 10,000 रोजाना के केसेस आते थे, वहाँ पर भी 47,000 बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन एक अमल है, जो ये संगीन एक कुदरती वबा है जिसको हम सब ने एक बहुत सोच विचार करके अपने आप की हिफाजत करनी है। उसके साथ साथ हमने अपनी नस्लों को बचाना है, क्योंकि ये वबा अब सिर्फ बड़ों और नौजवानों में नहीं है, अब तो ये छोटे बच्चों में भी दिखाई दे रही है। और हद तक है, मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहती हूँ तो आज हमें ये रिपोर्ट मिली है कि हमारा जो एक PIMS अस्पताल है उसमें एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह मियां की तरफ से ये वबा आई है और हमें चाहिए कि हम अच्छे नेक अमल करें जिसकी वजह से इस वबा में दुआएं करें, और जहाँ जहाँ भी हम जिस जगह देखते हैं शॉर्टकमिंग्स हैं हम हेल्प आउट करें। ठीक है, सेनेटर फौजिया साहबा हमारे साथ रहिएगा। नवाज़ अली साहब से पूछेंगे। नवाज़ अली साहब, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए थे उसमें कश्मीर को हाईलाइट किया गया और कहा गया सबसे पहले भारत के साथ अगर बात करनी है या उनके साथ नेगोशिएट करनी है तो कश्मीर सबसे पहली बात है। तो इस डायलॉग में कश्मीर को एक मरतबा फिर एम्फसिस किया गया है। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू ये देरीना मसला है, इस तरह के इक़्तिदाम से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? देखिए गौर साहब, पहली चीज़ ये है कि कश्मीर के इशू को ना सिर्फ इस वक्त के सिक्योरिटी डायलॉग में हाईलाइट किया गया है, बल्कि पाकिस्तान का डे फर्स्ट से स्टैंड जो है वो कश्मीर पे
بلکہ قائد اعظم نے پاکستان کی شہر کشمیر کو قرار دیا ہے۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پاکستان کے باقی پارٹس۔ اب اس میں جو اس وقت کے سیکیورٹی ڈائیلاگس کی بات کی گئی ہے تو خطے کے حالات بھی چینج ہو رہے ہیں، اور جو اوور آل ڈائنامکس ہیں وہ اگر چینج ہوتی ہوئی جو نظر آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوتے ہوئے جیو پولیٹکس کی جو اتنے عرصے تک ایک گیم چلتی آ رہی تھی، اس میں دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا ریجن میں جتنے بھی ممالک ہیں، 8 ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، مالدیو، سری لنکا، سب کے سب غریب ممالک ہیں۔ ان میں اسپیشلی جو ٹسل چل رہی ہے وہ 2 نیوکلیئر ممالک میں ہے، اور جو دونوں نیوکلیئر ممالک نے نیوکلیئر اگر بنائے تھے تو ایک دوسرے کی کمپٹیشن کی وجہ سے، پاکستان نے سیلف ڈیفنس میں انڈیا کی وجہ سے بنائے تھے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے تو آپ کا جو ٹوٹل ہم فوکس ہے وہ ہمیں سب سے بڑا تھریٹ انڈیا سے، اب انڈیا سے سب سے پہلی جو چیز تھی، سب سے پہلا جو ڈسپیوٹ تھا وہ تو تھا ہی کشمیر کا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تب بھی آپ دیکھیں 2 نیشن تھیوری کی بیسس پہ ہوا۔ 2 نیشن تھیوری میں آپ مسلم میجورٹی کو، جب آپ ایک طرف سب سے زیادہ جو میجورٹی والے ایریاز ہیں ان کو پاکستان میں آپ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور کچھ ایسے کئی ریاستیں تھیں جن کے ساتھ شاید دگلاپن ہوا اور انڈیا نے ان کو ہمارے ساتھ الحاق نہیں ہونے دیا۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اسٹریٹجک سیکیورٹی ڈائیلاگس میں، کشمیر کو جو ہائی لائٹ کیا گیا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ نے، جس میں انکلوڈنگ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ، جیو پولیٹکس سے ہمیں جیو اکنامکس کی طرف سے چینج ہوتی ہوئی پالیسیز نظر آ رہی ہیں، جو کہ اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے اہم چیلنجز ہمیں اکنامکس اور معاشی اگر کہے جائیں۔ اچھا نواز علی صاحب، ہم اکنامکس کے پہلو پہ آتے ہیں، سینیٹر فوزیہ صاحبہ سے پوچھیں گے۔ سینیٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ انتظامیہ مریم نواز صاحبہ کو پیش نہ کر سکیں، ان کا سبب ڈر تھا۔ کیا ان کی پیشی ہوتی تو کوئی ڈر کا خوف تھا، یا واقعتاً کرونا کا جو معاملہ ہے اسی وجہ سے ان کو پیش نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، ریاست میں جو ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے ڈر و خوف تو نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے کارکن لے کر آ سکتے ہیں تو کیا جو ہماری فیڈریشن تھی کیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی؟ ان کے پاس کیا دفاعی انسٹیٹیوشنز میں ہمارے رینجرز ہیں، ہمارے پولیس ہیں، ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں، کیا وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو بیانہ کرنے کے لیے یہ ہمیشہ مشہور ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ابھی بھی اس وقت بھی حقیقت سے وہ مطلب ڈینائی کرتے ہیں کہ کورونا نہیں ہے، تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان صورتحال دیکھ رہا ہے، اب آنکھوں کے سامنے سارے مناظر نظر آ رہے ہیں، کس حد تک کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اس طرح کی یہ لوگ بیان بازی کرتے ہیں صرف اپنے بات کو چمکانے کے لیے، کرٹیسزم جسٹ فور کرٹیسزم، تو ان کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے لوگ وہاں جمع ہوتے، پی ڈی ایم کے سب لیڈران نے کہا تھا کہ کارکن پہنچے، مجموعہ ہوتا، کرونا کا ایشو تو نو ڈاؤٹ ہے، تو کیا اس طرح کا اور بھی پالیسی ہر جگہ ہوگی جہاں کراؤڈ ہو، یا ایون پی ٹی آئی کی جو بھی تقریبات ہوتی ہیں تو یہ اکراس بورڈ ہوگا، یا یہ جو بیانیہ چل رہا ہے اپوزیشن کا تو صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کیا گیا؟ دیکھیں، ڈر و خوف کے سوائے اللہ سے کسی کو ہونا نہیں چاہیے، انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کورونا ایک بہت بری حقیقت ہے۔ میرے اتنے جان پہچان کے لوگ جو ہیں، میرے اپنے قریبی دوستوں میں اموات ہوئی ہیں، میرے اپنے گھر میں اتنے کیسز ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بھی گھروں میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا، مگر یہ ڈینائل میں، جب انسان ڈینائل میں ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، وہ جنون ان کے سر پہ طاری رہتا ہے۔ اور کرونا ہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں داتا دربار کا جو عرس ہے اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اگر کرونا ایک حقیقت نہ ہوتی تو یہ ریلیجیس جو ایک ایونٹ ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال، اس کو بھی تو انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو ملتوی کیا ہے نا، کیونکہ کرونا ہے، کرونا ایک ظالم
वबा है, कोरोना लोगों की जानें ले रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की चूल्हे नहीं जल रहे, कारोबार उनके खत्म हो गए हैं, लोगों का तबाही हो रही है, तो इन्हें ये क्यों नहीं नजर आता? अगर ये मुहिब्बे वतन होते और ये उनको मुल्क के माशरे से, अवाम से कुछ लगाव और लगन होता, मोहब्बत होती, तो ये इस तरह के बयाने नहीं देते, बल्कि वो हुकूमत के साथ मिलकर और काम करते कि किस तरह से ये जो इतनी बड़ी मुश्किल पड़ी है उसमें किस तरह अपनी राय, अपनी सोच, अपनी समझ से कुछ ना कुछ प्लान आउट करते कि आसानियां पैदा होती, रिलीफ देते हम अपनी कौम को, ना कि ये लोग सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना कि बस बंदी है हुकूमत जो ये है, और सारी मनफी और नफी बातें करके इनको कुछ हासिल और उसूल तो अभी तक हुआ नहीं। जो कुछ भी था इनका वक़ार या थोड़ा बहुत इनकी जो भी बात थी, अब इस पीडीएम और इसके साथ इनका जो भी इस सारी जगह ये फेल होते आए हैं, तो अभी किस तरह किस मुंह से लेकर अपने आप को अवाम के सामने आएंगे। ठीक है सेनेटर फौजिया साहबा, आपसे हम ये भी पूछेंगे कि ज़ाहिर है इस वबा के बाद हुकूमत का क्या प्लान है और इसके हवाले से क्या करेंगे। वक्फे का टाइम है नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाजरीन वेलकम बैक। नवाज अली साहब ये बताएं कि कश्मीर इशू की आपने बात की, सारे ज़ाहिर जो अज़ाइम हैं इंडिया के, मुसलसल पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि भाई कश्मीर इशू हल हो जाए तो फिर कोई मामला नहीं है। आपने इकोनॉमी की बात की, तो ज़ाहिर है जो अब इंडिया कश्मीर इशू पे जब आएगा, बात करेगा, कोई रेजोल्यूशन तरफ बढ़ेगा, तभी तो इकोनॉमिक इशूज़ हल हो सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल हम उन पे ऊपर देखें, आप किसी को अगर माइल करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है आप अपने वेपन से ही उनके ऊपर हमला करें। हम एक पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू, एक पीसफुल नेगोशिएशंस, डायलॉग्स के थ्रू, जो पाकिस्तान का हमेशा से एक तरीका रहा है, उसके थ्रू इंडिया को एक दफ़ा फिर हमने ऑफ़र की है कि ना किसी तरह जंग इंडिया के मफाद में ना पाकिस्तान के मफाद में, दोनों मुल्क अपनी गुर्बत की जंग के लिए सबसे पहले आए, उसके बाद बाकी चीज़ों को फोकस करें। लेकिन चूँकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो डे फर्स्ट से पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान बना था टू नेशन थ्योरी, उसकी वायलेशन, नंबर 2 वहाँ पे इंडिया के जो गासबाना कब्ज़ा, जुल्म व बर्बरियत का जो वहाँ पे बाज़ार गरम, फिर अगस्त के बाद वहाँ पे कर्फ्यू का नाफिद करना, ये 7 लाख फोर्सेस का नहते कश्मीरियों के ऊपर वहाँ पे उनको सेटल करना, ये चीज़ें तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि हम सबसे पहले कश्मीर का हल चाहते हैं। इसके लिए आपने इकॉनमी की जहाँ तक बात की, तो यकीनन दोनों ममालिक के मफाद में, दोनों ममालिक कोई इतने एडवांस या इतने कोई इकॉनमी को, बल्कि हर मुल्क की फिनोमेना यही है, लेकिन हम पहले से ही एक बिल्कुल गरीब ममालिक हैं जिनमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी कई किस्म के मसाइल हैं, तो क्यों ना हम पहले उनको फोकस करें। जो कि हम अपना बजट ज़्यादातर अपने वेपन्स पे खर्च करते हैं, वो हमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करने चाहिए, लेकिन उसके लिए इंडिया को भी हमें साथ देना होगा। इंडिया को अपनी एक जो वेपन्स की एक कंपटीशन की तरफ जा रहा है, वो छोड़ के कश्मीरियों की एक प्रॉपरली पीसफुल सेटलमेंट नेगोशिएशंस के थ्रू मसला कश्मीर को हल करने के बाद ही हम किसी तरफ सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि दोनों मुल्कों के वसी तर मफादात में, ना सिर्फ दोनों मुल्कों में, लेकिन आप इसके साथ साथ अगर देखें तो पूरे खित्ते के आलमी जो ओवरऑल हालात हैं वो भी इसी तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप चाइना की एग्जांपल ले लें, जियो पॉलिटिक्स से वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चला गया है और वो इस वक्त दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर भी है। सेम टाइम पे उसने अपनी इकॉनमी को भी इस हद तक मजबूत बना चुका है। दुनिया के कई ममालिक हैं, आप रशिया की एग्जांपल ले लें, सोवियत यूनियन अगर टूटा था तो जस्ट बिकॉज ऑफ इकॉनमी कमज़ोर होने की वजह से टूटा था, हालांकि दोनों उस वक्त सुपर पावर थे। हम दोनों ममालिक पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे अवाम की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, तो क्यों ना हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाएं जिसमें हम एक कंपटीशन, आर्म्स कंपटीशन से
ہٹ کے کشمیریوں کا مسئلہ حل کر کے، جس طرح کے بھی جو ڈسپیوٹیڈ ایشوز ہیں ان کو حل کر کے ہم کیوں نہ ہم ایک معاشی اصلاحات کی طرف جائیں. تو یہ ایک پاکستان کا وین تھا، پاکستان کی پالیسیز تھی، اور پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ڈائلاگس. ٹھیک ہے سینیٹر فوزیہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے کرونا کی پہلی جو 2 ویو آئی سی ان کو بھی فیس کیا، اب تجربہ بھی ہو گیا. پہلے ٹائیگر فورس بنائی گئی لیکن ٹائیگر فورس کا کوئی نتیجہ ہمیں سامنے نہیں آیا. اب جو خطرناک ویوز آئی ہے، گورنمنٹ کوئی پلان کر رہی ہے کیونکہ امپلیمنٹیشن بڑا ایشو ہے. ایس او پیز تو بنائی جاتی ہیں لیکن ایس او پیز پہ عمل کروانا بڑا مشکل ہے. آپ نے اسلام آباد میں سختی کر دی، لاہور میں، کراچی میں کر دی، لیکن باقی شہروں میں اس طرح کے ایس او پیز پہ عمل ہونا نظر نہیں آتا. پہلے بھی ایسا نظر آیا ہمیں. دیکھیے یہ ایک ایسا ہے، یہ آپ کا قومی مسئلہ ہے. اس میں ہمیں مرکزی، صوبائی اور علاقائی سطح پہ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہیں دے ہیو ٹو کم آن بورڈ. انہوں نے اب سختی کرنی ہوگی. جیسے ہمیں سن رہی تھی کہ یہ بہت ہو گیا ہے کہ جو ایس او پیز فالو نہیں کرے گئے، لیکن جب تک ہمارے یہاں ہمارے قوم میں جب تک سزا اور جزا نہیں ہوتی ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بہت لاپرواہ لوگ ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ڈینائل میں ہے کہ کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ اگر اس کا نام ہے ولیج کی طرف جائیں اپنے دیہی علاقوں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک خالی زکام ہے. کبھی زکام تو پہلے بھی ہوتا تھا، بندے کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں. اب جب آپ کی قوم پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ ان کو کس طرح کیوں کر ان کو اویئرنیس دلا سکتے ہیں؟ تو یہ میرا سب سے یہی التجا ہے کہ ہم لوگ اپنے لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، یونین کاؤنسل کی سطح پر اپنے ہم اگر جائیں تحصیل اور نیچے تلقہ ان لوگوں پہ جا کے لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے لیڈرز ہیں جن کو مانا جاتا ہے، یہ ان تک بات پہنچی جائے، ان تک یہ ڈیوالو کریں. یہ جو ایس او پیز کو ہیں ہم ذمہ داری دیں ان لوگوں کو جو کہ اپنے اپنے گاؤں کے چودھری ہیں یا نمبردار ہیں جن کی بات پر لوگ اثر انداز ہوتا ہے ان کی بات، ان کو ہم جا کے ٹچ کریں. اور یہ ایس او پیز جو ہے ہمارے مساجد میں اگر ہمارے مولوی حضرات بھی اس کا ذکر کریں گے تو ہی یہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں تو یہ کہوں گی جیسے پہلی دفعہ ویو آئی تھی تو مساجد پہ بھی ایک پابندی لگ گئی تھی، وہاں پر بھی آپ کو کچھ فرد آتے تھے، نمازی آ سکتے تھے. تو اسی طرح اگر ہم اپنے مذہبی درسگاہوں سے شروع کریں، اسکولوں میں بھی ہم نے جو کیا ایس او پیز بچوں کو ہم نے 50% دوبارہ جب کھولا اس سے لا کے کیا، تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. اگر ہم ان پہ سختی نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا یہ کنٹرول ہم سے. یہ اب جو یہ تیسری سطح ہے، یہ جو ویو ہے یہ کنٹرولبل نہیں ہے. اٹس گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ. یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت شدید ہے، اور اس میں سمٹمز اچانک ہوتے ہیں اور اچانک اموات بھی ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس کو بالکل بھی کیجولی نہیں لینا ہوگا. ہم ایک ایک فرد کو یہ ذمہ داری ہے اس کے پر آئے کہ وہ اپنی جان بچائے. سمجھنے کہ یہ خودکشی والی بات ہے، اپنے کو بچاؤ گے تو بچو گے، ورنہ پھر آپ مر جاؤ گے. ٹائیگر فورس جو بنی تھی اب وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹائیگر فورس جو بنی تھی وہ اس وقت بنی تھی، ان کے جو نتائج تھے وہ مکس تھے، کچھ اچھے کچھ برے، مگر زیادہ اچھے تھے. اب بھی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں، مگر اس کو اس وقت اتنی زیادہ پبلسٹی نہیں دی گئی ہے. ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں دے آر ورکنگ، اور وہ بہت ماشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جسمانی ان کی صحت جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، نواز علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. نواز علی صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر کا معاملہ یو این میں پڑا ہوا ہے اتنے سالوں سے، ایک ہاف صدی سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو ابھی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ پاکستان کا جو کیس ہے یو این میں کتنا اسٹرانگ ہے؟
पाकिस्तान ने हमेशा पीसफुली इस चीज़ को, इस इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है, जिसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन, जो कि पूरी इन तमाम ममालिक की एक यूनाइटेड नेशन एक वाहिद इदारा है जो पीसफुली सेटलमेंट के लिए। अब वहाँ पे ट्रेजिडी अगर देखी जाए तो यूएन की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई है, बट इंडिया की हट दर्मी की वजह से वहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि यूएन एक ऐसा खुद मुख्तार इंटरनेशनल लेवल का इदारा है जिसको वहीं पे ही अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने तमाम स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ बदकिस्मती से इस वक्त एक वीकर लॉ है। वीकर लॉ इसलिए है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं उनकी जहाँ पे इतनी मुनापली चल रही है कि उन्होंने अपनी लॉबिंग के थ्रू, अपने ग्रुप्स के थ्रू अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले तो मुसल्लत करवाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी मर्ज़ी ना हो तो वहाँ पे नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर की है। इसी तरह से पैलेस्टाइन का इशू भी था, लेकिन हमारा क्योंकि फोकस कश्मीर पे है इसलिए हम कश्मीर की बात करेंगे। दूसरा आप देखें कि हमने सिफारती तौर पे इस इशू को जो है एक एक्टिव करने के लिए अपने तमाम एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स में इन इश्यूज़ को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए, दुनिया के सामने कश्मीर इशू पेश करने का, कश्मीर का मुकदमा पेश करने का फ़ैसला किया। और तमाम दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कश्मीर का इशू देखें तो पूरी दुनिया में एक हाईलाइट हो चुका है और तमाम दुनिया का ज़्यादातर ममालिक का प्रेशर इंडिया के ऊपर है कि इसकी पीसफुल किसी तरह से इसको सेट किया जाए। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें दूसरा इशू आता है कि रोल ऑफ मीडिया। इस वक्त अगर मीडिया की वजह से भी एक इशू है जो इतना एकदम से हाईलाइट होना, जिसमें अगर हम यहाँ पे बैठे हुए दुनिया के किसी एक कोने पे किसी एक छोटी से इंसिडेंट को तो हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे कश्मीर में तो एक जुल्म व बर्बरियत का एक पूरी कश्मीरी कौम के साथ जो एक इंडिया का चेहरा है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से यूनाइटेड नेशन में भी इसको पेश किया, दुनिया की तमाम एम्बेसीज़ में भी पेश किया, दुनिया के जो मेन एक्टर्स हैं, जो रीजनल पावर्स हैं या ग्लोबल पावर्स हैं, उनके सामने भी हमने अपने तौर पे कश्मीर का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। लेकिन चूँकि एक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ का कमज़ोर होना कि वो दुनिया में प्रॉपरली अपनी तमाम रेजोल्यूशन को वहाँ पे करारदादों को इम्प्लीमेंट ना करवा सकी जिनको करवाना चाहिए था। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो हमारी डिमांड है, जो कश्मीरियों की डिमांड है, हम अपनी डिमांड के लिए तो हमारी तरफ से कोई बात नहीं की गई कि कश्मीरियों को सिर्फ उनका हक़ के खुद इरादियत दे देना चाहिए, चाहे उनकी मर्ज़ी है वो कश्मीरी इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहें या पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंडिया ने उसके मुतज़ाद जो फ़ैसला किया वो ये किया कि वहाँ पे अपनी 7 लाख फोर्स डिप्लॉय कर दी। उसके बाद अगस्त में आप देख लें वहाँ पे अपनी फोर्सेस के अलावा उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। मुसलमानों का बेरहमाना वहाँ पे जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है, हम तो मैक्सिमम उसको दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि सबसे हमारा पुराना मसला कश्मीर है, इसीलिए ही इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग। अच्छा, हिंदुस्तान की जो कश्मीर के मामले पे हठधर्मी है, इस पे बात करते हैं, वक्फे का टाइम है। सेनेटर फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद अपोजिशन जो मौक़िफ़ मालूम कंदासूं ऐं हिक नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासूं। असां सां गॾु रहे। नाज़रीन वेलकम बैक। हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे सोरठ थेबो जेका मुस्लिम लीग नवाज़ जी अॻुवाण आहे ऐं अॻूणी सिंध असेंबली जी मेंबर आहे। सोरठ साहिब, हाणे जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर आहे हिकु वॾी पार्टी आहे, जॾहिं लॻे ईअं थो त जेकॾहिं PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न हूंदी त पोइ PDM जूं जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उहे केतिरो एनर्जेटिक आहिनि हुकूमत जे ख़िलाफ़ जदोजहद करण में। जेको हिकिड़ो मोमेंटम ठहियो, छा पीपल्स पार्टी जे न हुजण सां उहो मोमेंटम टुटंदो या हाणे बि पको पियो आहे PDM जे बाक़ी पार्टियुनि जो? ॾिसो, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जेकी तहरीकूं आहिनि उहो अवाम जी ख़्वाहिशुनि सां हलंदियूं आहिनि, अवाम जे हक़नि जे लाइ हलंदियूं आहिनि, अवाम जी शमूलियत जी मज़बूती जे लाइ हलंदियूं आहिनि। किन पार्टियुनि या किन फर्दनि जी मुफ़ादनि जे लाइ न हलंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, अहिड़े क़िस्म जूं जेकॾहिं को धक पटे थो वञे त उन जो थोरी देरि लाइ हिकिड़ो
तकलीफ़ पहुचे थी उन्हनि जमहूरियत पसंद माण्हुनि खे जमहूरियत पसंद पार्टियुनि खे, पर मां नथी सम्झां त हिन राह में का रुकावट विझणी, बल्कि उन पार्टियुनि जेके अहिड़े क़िस्म जा ग्रोह, अहिड़े क़िस्म जूं पार्टियूं अहिड़ी क़िस्म जी हरकत कनि थियूं, उहे पंहिंजे पेर ते पाण कुहाड़ हणनि थियूं। हिकु सोची साबित त तव्हां जॾहिं इन कॉज खे एॾो थक पहुचायो था त इहा ॻाल्हि का लिखियलु कान्हे का, अॼु जे दौर में त बिल्कुलु बि न आहे। तव्हां कुझु बि कयो, तव्हांजी हिकु हिकु मूवमेंट जेको आहे क़ौम जी आॾो आहे, अवाम जी आॾो आहे, दुनिया जी आॾो आहे। तव्हां कंहिंसां चालाकियूं, कंहिंसां तावीलूं ते कंहिंसां जेको आहे त अहिड़े क़िस्म जा करे कुझु बि कयो, पर सचाई खे तव्हां रोके नथा सघो। ठीक है सूरत साहबा, असां सां गॾु रहिजो। नवाज़ अली साहब ॾे हलूं था। नवाज़ अली साहब ये बताएं कि इस्लामाबाद डायलॉग में जो एम्फसिस किया गया कश्मीर की पॉलिसी पे, तो आप क्या समझते हैं कि अब हम ये तवक्को करें कि इंटरनेशनली भी हमारी फॉरेन ऑफिस भी वहाँ कश्मीर के लिए लॉबिंग करे भी, या इंटरनली जो फोरम्स हैं, हमारे थिंक्स टैंक्स हैं, वो कश्मीर के हवाले से बात करेंगे? देखें, कश्मीर के लिए तो हमारी डे फर्स्ट से हमारे चाहे इंटरनल फोरम्स हों, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी का अहम जुज़ो समझा जाता था और उसी पे ही फोकस किया जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की तरफ से पाकिस्तान में एक डायलॉग्स जो कि जिसमें कुछ थिंक टैंक्स, 5 बड़ी थिंक टैंक्स की इन्वॉल्वमेंट थी, और उनकी बेसिस पे पाकिस्तान में इस तरह का फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान के वीएन को उजागर करने के लिए ये किया गया। उसमें स्पेशली देखें, सिविल लीडरशिप की तरफ से हमेशा पहले भी पैगामात जाते रहते हैं, लेकिन मिलिट्री एक कहें कि लीडरशिप की तरफ से फर्स्ट टाइम जनरल बाजवा की तरफ से इंडियंस की तरफ ये पैगाम भेजना कि आए हम मिल के बाहिमी अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल का बेहतर तरीके से हल चाहते हैं। उसमें आप देखें सबसे सर फहरिस्त जो कश्मीर का है, यकीनन उसकी वजह से हमारी 3 जंगें भी हो चुकी हैं, उसके बाद LOC पे या आज तक दिन तक जितने भी इश्यूज़ बनते आ रहे हैं उनमें सबसे प्राइमरी अगर हम देखें तो वो कश्मीर का इशू है। अब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जनरल बाजवा की तरफ से फर्स्ट टाइम देखें मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ये मैसेज जाना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान तमाम मसाइल को पीसफुल तरीके से हल करना चाहता है। उसमें ये कहा गया कि आप कश्मीर का इशू रिजॉल्व करें, उसके बाद अगर हम आर्म्स कंपटीशन को ख़त्म करके लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए देखें, एक फौजी क़यादत की तरफ से ये मैसेज जाना कि गवर्नमेंट जो गुड गवर्नेंस के बाकी जो उसूल हैं उनको ठीक करने के लिए आए हम मिल बैठ के इन तमाम मामलात को हल करते हैं और इकोनॉमिक्स की तरफ, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। नंबर 2 आप देखें उसमें जनरल बाजवा की तरफ से एक और भी ऑफर दी गई कि आप हमारे पास जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो गॉड गिफ्टेड है, उससे ज़्यादा जो मौके मिलते हैं जिनसे जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसमें ना सिर्फ हम बल्कि रीजन के बाकी ममालिक भी आएँ, शामिल हों और अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए अपने ताल्लुकात को हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम जो बाकी जितने इश्यूज़ हैं, जो बाकी जिनमें सर फहरिस्त बेरोज़गारी और उसके अलावा आप देखें पावर्टी का रेशो पाकिस्तान में भी जितना है शायद हमसे कई गुना ज़्यादा इंडिया में, और इसी तरह से भूख अफलास इंडिया में कई गुना ज़्यादा है। अभी उसकी सबसे बड़ी जो उसका स्ट्राइक होना था किसानों की, आप देखें वो एक उसका मुंह बोलता सबूत है। फिर लेकिन उन सब चीज़ों के साथ हम उनसे बेहतर ताल्लुकात भी चाहते हैं, डायलॉग्स भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया अगर उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो कश्मीर का इशू हल करे। ये एक मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी। ठीक है सूरत साहबा, इहो ॿुधाइजो तो मरियम नवाज़ साहिबा जो इहो बयानु आयो त असां हाणे घणियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, घणा ज़ुल्म सठिया आहिनि, हाणे इन हिसाब लाइ माण्हू तयारु रहे, त छा था सम्झो त पंजाब गवर्नमेंट खे इहो मैसेज हो त ज़ाहिरा मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब खे ऑन करे थी, गवर्नमेंट में रहंदी आई आहे ऐं मुस्तक़बिल में बि अची सघे थी, त इहो छा पैगाम हो ऐं इन क़िस्म जी जेका ॿोली आहे एग्रेसिव ॿोली मुस्लिम लीग नवाज़ तरफ़ां बि अचणु शुरू थी वई आहे, तव्हां इनखे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, मां उहो ई ॻाल्हि कंदसि त तव्हां ॾिसो त शुरू खां वठी जॾहिं नवाज़ लीग हुकूमत रही उन वक़्तु बि न मिली भगत करे हुकूमत जे ख़िलाफ़ जहिड़े नमूने सां कंटेनर ते चढ़ी अवाम सां धोखा करे जहिड़े नमूने सां
मुस्लिम लीग नून जी जेका किरदार कशी कई मुस्लिम लीग नून जे हवाले सां जेकी हुयूं जहिड़े नमूने सां उन्हनि जा सभु पार्टी जा असांजा जेके अॻुवान आहिनि वर्कर आहिनि उन्हनि खे मञिया विया पूरा में रहिया जेलनि में विधो वियो पर अॼु ॾींहं ताईं तव्हां ॾिसो साहब खां वठी मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा खां वठी खाकान अब्बासी खां वठी सभिनी लीडर ते कूड़ा केस साबित न थी सघिया कूड़नि केसनि खे बहानो हिकिड़ो हो त पानामा जेको आहे सज़ा जेका ॾिनी वई उहा अकामा ते ॾिनी वई ऐं उन्हनि जो जज एतिराफ़ बि कयो त असां ते प्रेशर हो त तव्हां हिननि खे सज़ा ॾियो इहे शयूं हाणे अवाम ताईं अची वियूं आहिनि ऐं अवाम जेको आहे सो हीअं तमामु घणो जेको आहे सो समझी चुको आहे त कहिड़े नमूने सां हुननि सां धोखो थियो आहे उन बुनियाद ते मुहतरमा चए थी त हाणे घणो थी वियो हाणे अवाम बि बर्दाश्त कोन कंदो हाणे केरु बि बर्दाश्त कोन कंदो तव्हांजो ज़ुल्म घणो हथ टपे वियो आहे न रुगो असांजी पार्टी जे हवाले सां पर अवाम ते तंहिंजे करे इहो हाणे बर्दाश्त खां वधी वियो हाणे इन जी सज़ा पाण खे मिलणु खपे अवाम खे न मिलणु खपे जमहूरियत पाकिस्तान कुवतुनि खे न मिलणु खपे उन लीडरनि खे न मिलणु खपे पर उन्हनि खे मिलणु खपे जिन हिन मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो जिन जमहूरियत खे नुक़सानु पहुचायो जिन अवाम खे नुक़सानु पहुचायो ठीकु आहे सोरठ साहिबा तव्हांजी वॾी महिरबानी असांखे तव्हां जॉइन कयो